हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा, पर उस घर के साथ उन्हें मिला एक अनदेखा दुश्मन। ये कहानी है डेरेक और मारिया ब्रॉडस की। साल था 2014। एक सक्सेसफुल अमेरिकन फैमिली 3 बच्चों के साथ उन्होंने न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड शहर में $1.3 मिलियन का एक खूबसूरत 6 बेडरूम वाला घर खरीदा। यार, ये उनका ड्रीम होम था, एकदम पॉश इलाके में, बुलेवार्ड नाम की स्ट्रीट पर। उन दिनों इस स्ट्रीट पर घर होना मतलब यू हैव मेड इट इन लाइफ। खुशी का ठिकाना नहीं था। घर खरीदने के ठीक 3 दिन बाद डेरेक नए घर पर कुछ पेंटिंग और छोटा मोटा काम करने अकेले गया। फैमिली अभी पुराने घर में ही थी। डेरिक बहुत एक्साइटेड था, बस अपने नए घर में टाइम बिताना चाहता था। काम करते करते उसने सोचा, चलो मेल चेक करता हूँ। अपने नए घर का मेल बॉक्स खोलने की फीलिंग ही अलग होगी। वो बाहर गया, मेल बॉक्स खोला और अंदर उसे एक छोटा सा कार्ड जैसा एनवेलप मिला। उस पर लिखा था टू द न्यू ओनर्स। बस फिर जो उस एनवेलप के अंदर था उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था, सुनिए। लेटर शुरू हुआ, 657 बुलेवार्ड के नए पड़ोसी नेबरहुड में आपका स्वागत है। इतना तो ठीक था, पर इसके आगे जो लिखा था उसे सुनकर डेरिक के रोंगटे खड़े हो गए। चिट्ठी में लिखा था, ये घर दशकों से मेरे परिवार की नजर में है। जब ये घर अपने 110वें बर्थडे के पास आ रहा है, मुझे इसकी निगरानी करने और इसके सेकंड कमिंग का इंतजार करने के लिए चुना गया है। मेरे दादा ने 1920 में इस घर को देखा, मेरे पापा ने 1960 में, और अब मेरी बारी है। सोचो जरा, कोई कह रहा है कि उसकी फैमिली 100 साल से इस घर को देख रही है। लेटर में आगे उनकी होंडा मिनी वैन का जिक्र था। घर में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स की गिनती थी। और फिर आई सबसे डरावनी बात, मैंने गिना है, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। जल्द ही मुझे उनके नाम पता चल जाएंगे। मैं उन्हें पुकारूंगा और उन्हें तुमसे छीन लूंगा। ये पढ़ते ही डेरिक के हाथ पांव फूल गए। ये कोई फ्रेंडली पड़ोसी नहीं था, ये एक खतरा था। वो तुरंत घर के अंदर भागा, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए और सीधा अपने पुराने घर, अपनी फैमिली के पास चला गया। घर पहुंचते ही डेरिक और मरिया ने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, उन्होंने लेटर पढ़ा और वो भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने पूछा, आपका कोई दुश्मन है? ऐसा कौन लिख सकता है? लेटर की लैंग्वेज भी बड़ी अजीब थी, जैसे कोई पुराने जमाने का इंसान लिख रहा हो। बहुत ही स्टॉकरिश और अजीब। पुलिस के पास भी कोई इमीडिएट जवाब नहीं था। लेटर पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। बस आखिर में लिखा था, मैं कौन हूं? मैं सड़क से गुजरता कोई भी हो सकता हूं। मैं तुम्हारा पड़ोसी हो सकता हूं। तुम मुझे रोज देखते हो पर कभी जान नहीं पाओगे। और नीचे साइन किया था, द वॉचर। उसी रात पुलिस के जाने के बाद डेरिक और मरिया ने घर के पुराने मालिक वुड्स फैमिली को ईमेल किया। उन्होंने पूछा, हमें एक अजीब धमकी भरी चिट्ठी मिली है, क्या आपको कभी ऐसी कोई चिट्ठी आई? जवाब आया। वुड्स फैमिली ने बताया कि हाँ, घर छोड़ने से बस कुछ दिन पहले उन्हें भी एक लेटर मिला था। उसमें भी द वॉचर साइन किया हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी चिट्ठी ऐसी डरावनी नहीं थी। बस लिखा था कि आपने घर का ख्याल रखा, थैंक्स। उन्होंने उससे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और कचरे में फेंक दिया। एक और मिस्ट्री, द वॉचर तो पहले से ही एक्टिव था। इस पहली चिट्ठी के बाद ब्रॉडस फैमिली ने नए घर में मूव इन करने का प्लान होल्ड पर डाल दिया। सोचा, थोड़ा रुक जाते हैं। वो दिन में बच्चों के साथ जाते, रेनोवेशंस का काम देखते और शाम को वापस आ जाते। 2 हफ्ते बीत गए, थोड़ी शांति थी। फिर एक दिन मरिया बच्चों के साथ वहां थी। मेल बॉक्स चेक किया और उसके दिल की धड़कन रुक गई। अंदर वैसा ही एक और एनवेलोप था, वही राइटिंग, वही द वॉचर। इस बार उसने लेटर पढ़ने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया और इस चिट्ठी में द वॉचर ने सारी हदें पार कर दी थी। उसने लिखा, वेलकम अगेन। घर में काम अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा हूं। क्या उन्हें मिल गया है जो दीवारों के अंदर छुपा है? वक्त बताएगा। इससे भी आगे उसने बच्चों को उनके निकनेम से बुलाया था। सोचो, निकनेम तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स जानते हैं। इसका मतलब वो उनके इतना करीब था कि उनकी पर्सनल बातें सुन सकता था।
और सुनिए, लेटर में लिखा था, तुम्हारी बेटी क्या आर्टिस्ट बनेगी? मैंने कल उसे अपने ईजल पर काम करते देखा था। जिस ईजल की बात हो रही थी वो घर के पिछले हिस्से के एक कमरे में था, जहां से बाहर का व्यू आसानी से नहीं दिखता। उसे देखने के लिए किसी को उनकी प्रॉपर्टी के एकदम अंदर आना पड़ता। ये सब पढ़कर मरिया का दिमाग सुन्न हो गया। इस दूसरी चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। अब ब्रॉडेस्ट फैमिली फुल ऑन क्राइसिस मोड में थी। ये सिर्फ देखे जाने की बात नहीं थी, अब उनके बच्चों को ओपनली धमकी दी जा रही थी। उन्होंने नए घर जाने से बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बाद एक तीसरी चिट्ठी आई, छोटी सी पर उतनी ही डरावनी। लिखा था, तुम लोग कहां हो? घर को तुम्हारी याद आ रही है। क्लियरली द वॉचर उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। इसी बीच डेरेक की बात अपने एक पड़ोसी जॉन श्मिट से हुई, जो 2 घर छोड़कर रहता था। जॉन ने सजेस्ट किया कि उन्हें अपने ठीक बगल वाले घर में रहने वाली लैंगफोर्ड फैमिली पर नजर रखनी चाहिए। उनके हिसाब से वो थोड़ा अजीब परिवार था। एक 90 साल की बूढ़ी माँ और उसके 60+ बच्चे जो उसके साथ रहते थे। उनमें से एक बेटा माइकल इलाके में थोड़ा ऑड माना जाता था। लोगों का कहना था कि वो अजीब तरीके से घूरता था, कभी कभी लोगों की प्रॉपर्टी में घुस जाता था। उससे एक अजीब सी क्रीपी वाइब आती थी। डेरेक को लगा, कहीं ये माइकल ही तो द वॉचर नहीं। उसने ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दी, एक नई उम्मीद के साथ कि शायद अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। पिछले सेगमेंट में हमने लैंगफोर्ड फैमिली के बारे में सुना, जिन पर द वॉचर होने का शक था। डेरेक ने पुलिस को माइकल लैंगफोर्ड के बारे में बताया। पुलिस ने जवाब दिया, हम उससे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो हमारा पहला सस्पेक्ट था। उन्होंने माइकल को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर उसने साफ साफ सब कुछ डिनाई कर दिया और पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। उन्हें नहीं लगा कि माइकल इसके पीछे है। पर केस में असली ट्विस्ट तो तब आया जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुलिस ने एक लेटर से डीएनए सैंपल निकालने में कामयाबी हासिल की। जब रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। लेटर पर जो डीएनए मिला था वो एक आदमी का नहीं, एक औरत का था। इससे माइकल लैंगफोर्ड तो सीधा सीधा क्लियर हो गया। लेकिन लैंगफोर्ड फैमिली में एक बेटी भी थी, तो पुलिस ने सोचा कहीं ये काम उसका तो नहीं। उन्होंने उस औरत की एक पानी की बोतल हासिल की और उससे डीएनए टेस्ट किया। रिजल्ट नॉट ए मैच। लैंगफोर्ड्स फैमिली भी क्लियर हो गई। पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली थे। हर रास्ता एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रहा था और इधर डेरेक का डर और परेशानी अब गुस्से में बदल रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कोई नतीजा ना निकलता देख डेरेक का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका डर गुस्से और ऑब्सेशन में बदल चुका था। वो पुलिस से कहने लगा, देखो, अगर तुम लोगों ने उसे नहीं ढूंढा तो मैं ढूंढ लूंगा और तब केस स्टॉकिंग का नहीं कोई और ही केस बन जाएगा, समझे? पुलिस ने उसे समझाया कि वो कोई पागलपन न करे, पर डेरेक अब रुकने वाला नहीं था। उसने मामला अपने हाथ में ले लिया। उसने नए घर के अंदर और बाहर हाईटेक कैमरा सिस्टम लगवा दिया। यहां तक कि वो रातों को उस घर में अकेले रुकने लगा। सारी लाइट्स बंद करके खिड़की के पीछे छुपकर घंटों तक मेल बॉक्स को घूरता रहता, इस इंतजार में कि कोई तो आएगा चिट्ठी डालने। उसने 2 फॉर्मर एफबीआई एजेंट्स को हायर किया अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया लेटर्स एनालाइज करने के लिए। एक्सपर्ट ने बस इतना बताया कि लिखने वाला बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है। पर इन सब चीजों से, इतने पैसे खर्च करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई क्लू नहीं मिला। डेरेक बस द वॉचर को ढूंढने के जुनून में डूबता जा रहा था और इस जुनून में उसकी फैमिली की लाइफ अजीरन हो रही थी। अब ब्रॉडेस्ट फैमिली हर तरफ से फंस चुकी थी। अपना पुराना घर वो बेच चुके थे और उनके नए मालिक मूव इन करने के लिए तैयार थे। तो ब्रॉडेस्ट फैमिली को मजबूरन मरिया के पेरेंट्स के घर शिफ्ट होना पड़ा। सोच के देखिए, एक तरफ वो अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे थे और दूसरी तरफ 657 बुलेवार्ड उनके सपनों के घर का मॉर्टगेज, बैंक लोन सब कुछ भर रहे थे, एक खाली घर पर जहां वो रह भी नहीं सकते थे। इस दौरान उनके कम्युनिटी में, मोहल्ले में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को द वॉचर की स्टोरी नहीं पता थी, वो आपस में बातें बनाते, अरे वो लोग इसलिए मूव इन नहीं कर रहे क्योंकि उनका डिवोर्स हो रहा है, सुना है उन पर कोई लीगल केस चल रहा है। धीरे धीरे डेरेक और मरिया को लोग अजीब नजरों से देखने लगे। आखिरकार थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि वो इस मनहूस घर को बेच देंगे। पैसों की भी सख्त जरूरत थी,
पर जब उन्होंने घर मार्केट में लिस्ट किया, तब तक इतनी अफवाहें फैल चुकी थी कि कोई उसे खरीदने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस रखा, क्योंकि रेनोवेशंस पर भी $1,00,000 लगा चुके थे। पर कोई ऑफर नहीं आया। उन्होंने प्राइस कम किया, फिर भी कोई ऑफर नहीं। वो प्राइस कम करते गए, इतना कि उन्हें अब भारी नुकसान हो रहा था, पर फिर भी कोई खरीदार नहीं था। जब घर बिक नहीं रहा था और पैसा डूब रहा था, तो ब्रॉडस फैमिली का फ्रस्ट्रेशन पिछले ओनर्स यानी वुड्स फैमिली पर निकला। याद है, वुड्स फैमिली में मना किया था कि उन्हें भी एक लेटर मिला था, भले ही वो थ्रेटनिंग नहीं था। डेरेक और मारिया को लगा कि उन्हें ये बात घर बेचने से पहले बतानी चाहिए थी। अगर द वॉचर जैसा अजीब नाम भी उन्हें पता होता, तो शायद वो ये घर खरीदते ही नहीं। तो उन्होंने वुड्स फैमिली पर एक लीगल कंप्लेंट फाइल कर दी। उनके लॉयर्स ने उन्हें अश्योर किया कि ये छोटा सा मामला है, ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये स्टॉकर वाली स्टोरी मीडिया को बहुत पसंद आई। खबर आग की तरह फैल गई। अचानक से ब्रॉडस फैमिली हर न्यूज चैनल पर थी। उन्हें 300 से ज्यादा मीडिया रिक्वेस्ट्स आईं। टीवी स्टेशंस और न्यूज रिपोर्टर्स उनके घर के सामने लॉन पर कैंप लगाकर बैठ गए। हर कोई द वॉचर के बारे में जानना चाहता था। उनकी लाइफ एक सर्कस बन गई। एक तरफ अजीब चिट्ठियों का डर और दूसरी तरफ मीडिया और पड़ोसियों का प्रेशर। उनके लिए वेस्टफील्ड में रहना अब नामुमकिन हो गया था। सालों बीत गए। इस केस को, इस टेंशन को, इस फाइनेंशियल लॉस को झेलते हुए सालों निकल गए। फिर आखिरकार ब्रॉडस फैमिली को एक छोटी सी राहत मिली। एक फैमिली उनका घर रेंट पर लेने के लिए तैयार हो गई। चलो, नुकसान पर ही सही, पर कुछ तो इनकम शुरू होगी। उनके मॉर्टगेज का पूरा पैसा तो रेंट से कवर नहीं होता, पर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। ब्रॉडस फैमिली ने रेंट अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा कि इस घर के साथ द वॉचर की हिस्ट्री जुड़ी है, और अगर किराएदार को कोई ऐसी चिट्ठी मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। नई फैमिली ने सब कुछ जानते हुए मूव इन किया, और ठीक 2 हफ्ते बाद वही हुआ जिसका डर था। मेल बॉक्स में एक और चिट्ठी आई। इस बार द वॉचर और भी ज्यादा अग्रेसिव था। चिट्ठी में लिखा था, तुम सोचते हो द वॉचर कौन है? पीछे मुड़कर देखो बेवकूफों, शायद तुमने मुझसे बात भी की है उन पड़ोसियों में से एक जो अनजान बनने का नाटक करते हैं। लेटर में आगे लिखा था, बुलेवार्ड के मेरे सिपाहियों ने मेरे ऑर्डर को पूरी तरह माना। उन्होंने 657 बुलेवार्ड की आत्मा को बचाया। ऑल हेल द वॉचर। इस चिट्ठी ने किराएदारों को भी डरा दिया, पर उन्होंने रहने का फैसला किया। बस उन्होंने और ज्यादा कैमरास लगाने की डिमांड की, जो ब्रॉडस फैमिली ने पूरी कर दी। इस नई चिट्ठी के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। केस वही का वही था। कुछ साल तक उस घर को नुकसान पर किराए पर देने के बाद आखिरकार 2019 में ब्रॉडस फैमिली ने हिम्मत हार दी। उन्होंने वो घर $4 लाख के भारी नुकसान पर बेच दिया। उनके लिए ये सपनों का घर एक फाइनेंशियल और इमोशनल नाइटमेयर बन चुका था, जिससे वो अब बस छुटकारा पाना चाहते थे। घर बेचने से पहले उन्हें एक आखिरी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तुमसे ये घर और द वॉचर दोनों नफरत करते हैं। आज तक इतनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये नहीं पता चला कि द वॉचर कौन था या उस घर की दीवारों में क्या छुपा था। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद ये सब डेरिक ने खुद किया था, पैसों या फेम के लिए। पर इस थ्योरी में दम नहीं लगता। उन्होंने इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेला, अपने बच्चों को इतने ट्रॉमा से गुजारा, सिर्फ एक मूवी राइट्स के लिए। ये काफी फारफेच्ड लगता है। सच्चाई क्या है, ये आज तक एक राज है। कौन था द वॉचर? शायद उनका कोई पड़ोसी या कोई पुराना आशिक, या कोई जिसे बस उस घर से ऑब्सेशन था। ये सवाल आज भी हवा में गूंज रहे हैं, इस केस को अमेरिका की सबसे अजीब और अनसुलझी मिस्ट्रीज में से एक बनाते हुए।